नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। संसद के शीतकालीन सत्र का 8वां दिन आज लोकसभा में चुनाव सुधारों पर कानून मंत्री देंगे जवाब। कल विपक्ष ने वोट चोरी का लगाया था आरोप। दिल्ली हिंसा मामले में आज होगी सुनवाई। दिल्ली पुलिस पेश करेगी अपनी दलीलें। बीते दिन आरोपियों के वकील की तरफ से रखी गई थी दलीलें। गोवा क्लब आग मामले में हिरासत में बिजनेस पार्टनर दिल्ली से पकड़ा गया अजय गुप्ता। थाईलैंड भागे लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी कर सकती है बैठक। नए सीआईसी के चयन पर लिया जाएगा फैसला। कमेटी में राहुल गांधी भी है शामिल। इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार का बयान। कहा, जरूरत पड़ी तो सीईओ को करेंगे बर्खास्त। फेलियर सामान्य नहीं, लापरवाही जानबूझकर करने के संकेत। डीजीसीए की भी होगी जांच। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। कहा, जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां वोट चोरी नहीं, वोट डकैती हुई है। सपा प्रमुख ने की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा के लिए तैनात होगा स्वदेशी डिफेंस सिस्टम। ड्रोन फाइटर जेट के हमलों को करेगा नाकाम। अगस्त में किया जा चुका है सफल परीक्षण। 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारतीय प्रवासियों के साथ करेंगे बातचीत। जर्मन सरकार के मंत्रियों से भी करेंगे मुलाकात। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने खुद को बताया बंगाल का ओवैसी। कहा, 2026 में किंग मेकर बनूंगा, मेरे बिना नहीं बनेगी सरकार। बाबरी मस्जिद के लिए जुटाए 3 करोड़ डोनेशन। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI। लोगों की सेहत पर हो रहा गंभीर असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन पर अपनाया सख्त रुख। 85,000 वीजा किए कैंसिल। छात्रों पर पड़ी भारी मार। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर फिर बढ़ी टेंशन। बहनों ने अडयाला जेल के बाहर खुले में बिताई रात। चप्पे चप्पे पर मौजूद रही पुलिस। चीनी J-10 के बाद यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमान खरीदेगा बांग्लादेश। इटली के साथ की बड़ी डील। लेटर ऑफ इंटेंट किया साइन। क्यूबा के पूर्व अर्थव्यवस्था मंत्री अलेजांद्रो गिल फर्नांडिस को लगा बड़ा झटका। जासूसी के आरोप में हुई उम्र कैद की सजा। एक अलग मामले में हुई 20 साल की और सजा। अमेरिका की कैंट की स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी। एक छात्र की गई जान। संदिग्ध हमलावर हुआ गिरफ्तार। मेहुल चौकसी को बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका हुई खारिज। अब आना ही होगा भारत। वैश्विक व्यापार पर अदानी का बड़ा बयान। बोले, आत्मरक्षा के लिए पीछे हट रहे देश, अपने स्वार्थ के हिसाब से काम कर रहे दुनिया भर के देश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को IMF से दूसरा लोन। संकट से उबरने के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए। IMF ने कहा, चुनौतियों के बावजूद पाक ने इकोनॉमी को रखा है स्थिर। बिहार में बड़ी उथल पुथल होने वाली है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिशों में जुट गए हैं। हालिया घटनाक्रम से तो कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। दरअसल नीतीश ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायकों से मुलाकात की है। उनकी ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब राज्य में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन पर कई सवालिया निशान लगे हुए हैं। जिस तरह विधानसभा चुनाव के नतीजों में 89 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और 85 सीटों के साथ जेडीयू दूसरे नंबर पर आ गई। उसके बाद भले ही सीएम पद जेडीयू के पास रह गया, लेकिन 2 डिप्टी सीएम पद, गृह मंत्रालय, यहाँ तक कि विधानसभा का स्पीकर पद, सब कुछ बीजेपी ने अपने ही पास रख लिया, जिसे लेकर नीतीश कुमार पहले से ही नाराज बताए जा रहे थे। उन्होंने प्रेम कुमार के स्पीकर पद के नामांकन से भी दूरी बना ली थी और अब AIMIM की तरफ उनका बढ़ता झुकाव किसी बड़े खेल की तरफ इशारा करता है। बिहार विधानसभा में AIMIM के सभी 5 विधायकों ने नीतीश से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से भी मिले और इस मुलाकात को पूरी तरह औपचारिक बताया गया। लेकिन ओवैसी के विधायकों ने जिस तरह नीतीश की तारीफों के पुल बांधे, मुर्शीद आलम ने तो उन्हें अपना राजनीतिक गुरु ही बता दिया और कहा कि मुझे राजनीति में आगे बढ़ाने में सीएम की बड़ी भूमिका रही है। मैं आज भले ही AIMIM में हूँ, लेकिन नीतीश कुमार का व्यक्तित्व और उनके काम करने की शैली मेरे लिए प्रेरणा रही है। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। नीतीश कुमार के योगदान को हमेशा याद रखूंगा। उनके इस बयान के बाद बिहार में बड़े उलटफेर की चर्चा शुरू हो गई है।
कहा यह जा रहा है कि अपनी पार्टी को बीजेपी से भी बड़ी पार्टी बनाने के लिए नीतीश इन विधायकों को अपने पाले में कर सकते हैं, जिससे उनकी कुल विधायकों की संख्या 90 हो जाएगी। और पिछले चुनाव में भी देखा गया था कि कैसे ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों ने चुनाव जीतने के बाद आरजेडी का दामन थाम लिया था। और अगर ऐसा हुआ तो राज्य की सियासत में ये बड़ा बदलाव होगा। अनुद्राचार महाराज जी हैं जो हमेशा बहन बेटियों के मामले में गलत बोलते रहते हैं। तो मैंने उनके लिए एक तहरीर दी थी वृंदावन थाने में, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसके मामले में हम कोर्ट चले गए, तो कोर्ट में मैंने मुकदमा दाखिल किया था। तो उसके मामले में तो आज ऐसा आ गया कि शायद समय तो उनने कोर्ट में संज्ञान लिया गया है कि मुकदमा हो सकता है, मगर 1 तारीख दे दी गई है। तो आगे देखते हैं क्या होगा। मगर जैसे गुरुजी बोलते रहते हैं कि 24 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो मैं उनसे गुरुजी से ये पूछना चाहेंगे कि उनकी बीवी कै जगह मुंह मार के आई। और जैसे हमारे योगी बाबा मोदी बाबा जब कहते हैं कि बहन बेटियों को सम्मान करना चाहिए, तो हमारे गुरु हैं वही लोग हम लोगों की बेइज्जतियां करते रहते, तो हम लोगों को ऐसे लोगों को तो जेल भेजना चाहिए और ना ये कथा बांटना चाहिए और ना कुछ इनको करवाना चाहिए। इनको तो सीधा जेल भेजना चाहिए। तो हमने एक वादा किया था कि जब भी हम जब तक इन पे मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जब तक हम चोटी खोल के रखेंगे। तो मुझे लगता है वो अब समय आ गया कि हम चोटी बांधने का टाइम आ गया कि हम चोटी बांधेंगे। और जो उनने आदेश लिया है हमारे कोर्ट में, तो बहुत अच्छा काम है। तो हम उनको अच्छा लगा है कि उनने किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मीरा राठौर आगरा की हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष हैं। उनके द्वारा एक याचिका BNSS की धारा 173(4) के अंतर्गत अनुद्राचार्य जी के खिलाफ डाली गई थी, जिस पर कोर्ट द्वारा संज्ञान लेते हुए उसे परिवाद में दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट ने सुनवाई का विपक्षियों को काफ़ी मौका दिया था। विपक्षी हाजिर हुए थे, हाई कोर्ट के वकील साहब भी आए थे, पुलिस के द्वारा जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। जांच आख्या में उन्होंने अपनी सफाई में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 का हवाला दिया है, लेकिन इन हवालों का कहीं उन्होंने पालन नहीं किया है। और साथ ही उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफ़ी मांगी है, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने बबीता चौहान, उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, उनका बयान भी समझा। और बार एसोसिएशन मथुरा के जिलाध्यक्ष, मथुरा के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों के द्वारा यहाँ उनका विरोध प्रदर्शन किया गया था, उसको भी समझा। और उनके द्वारा बोले गए विवादित बयान की महिलाएं जिस समय 25 साल की उम्र तक होकर के आती हैं, 4 जगह मुँह मार के आती हैं, बेहद अनुचित बयान था। मर्यादा की श्रेणी को पार करके दिया गया बयान था, जिस पर कि न्यायालय ने संज्ञान लिया है और उन पर सुनवाई के लिए 1/1/2026 को लिए मीरा राठौर को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत होने के लिए आहूत किया गया है। प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। पहले मीरा राठौर जी के बयान होंगे, फिर उनके गवाहों के बयान होंगे, उसके पश्चात में एक बहस भी होगी, फिर जो प्रक्रिया है इनके तलब की वो की है। न्यायपालिका और तमिलनाडु की डीएमके सरकार के बीच चल रहा टकराव 9 दिसंबर को अपने चरम पर पहुंच गया। डीएमके और इंडिया गठबंधन के 120 सांसदों ने मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस BR स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आधिकारिक तौर पर नोटिस सौंपा। नोटिस में संविधान के अनुच्छेद 217 और 124 का हवाला दिया गया है। इन सांसदों ने न्यायमूर्ति स्वामीनाथन पर न्यायिक निष्पक्षता और पारदर्शिता के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया। प्रस्ताव में दावा किया गया है कि उनके फैसले राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हैं और उन्होंने एक विशेष समुदाय के वकीलों को अनुचित लाभ पहुंचाया। आइए समझते हैं कि मामला क्या है। इस महाभियोग प्रस्ताव की मुख्य वजह थिरुपरकुंदरम पहाड़ी की चोटी पर कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति देने वाला न्यायमूर्ति स्वामीनाथन का हालिया आदेश है। यह स्थल एक मंदिर और दरगाह की निकटता के कारण अति संवेदनशील माना जाता है। अदालत ने मंदिर और दरगाह दोनों के प्रबंधन की आपत्तियों को खारिज करते हुए दीप जलाने की अनुमति दी थी। तमिलनाडु सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इस आदेश को लागू करने से इनकार कर दिया, जिससे हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए और पुलिस के साथ झड़प हुई। ये कदम न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच चल रहे तनाव को चरम पर ले गया। अब ये कानूनी लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति दे दी है, जिसने इस राजनीतिक और कानूनी संघर्ष को एक नया आयाम दिया है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखना होगा।
दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एक्टिविस्ट उमर खालिद, शर्जिल इमाम और गुलफिशा फातिमा सहित अन्य आरोपियों की तरफ से जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारे की पीठ में दलीलें पेश की गई। आरोपियों की तरफ से लंबे समय तक जेल में रहने और ट्रायल में देरी के आधार पर जमानत की मांग की गई। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि वो कोई हार्डकोर आतंकवादी नहीं है। शर्जिल इमाम के वकील एस दवे ने कहा कि उनके यानी शर्जिल इमाम के खिलाफ केवल भड़काऊ भाषणों का आरोप है, जिसके लिए वो अलग अलग मामलों में पहले ही जमानत पा चुके हैं। वो दंगों की 750 एफआईआर में से किसी में भी मौके पर मौजूद नहीं थे। क्या एक अकेला भाषण अपने आप में साजिश हो सकता है कि वो लगभग 6 साल से हिरासत में हैं। अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वो सभी शर्तों का पालन करेंगे। वहीं केस में खजांची मोहम्मद सलीम के वकील ने टाडा मामलों में जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के शाहीन वेलफेयर एसोसिएशन फैसले का हवाला दिया। उन्होंने आग्रह किया कि गैर हार्डकोर व्यक्तियों को उदारता पूर्वक जमानत दी जाए ताकि लंबी कैद से निपटा जा सके। वहीं मीरान हैदर के वकील ने कोर्ट को बताया कि वो 6 साल से हिरासत में हैं और उन पर लगाए गए साजिश की बैठकों में शामिल होने के आरोप गलत है, क्योंकि उनकी मां के निधन के कारण वो उस समय दिल्ली में ही नहीं थे। क्या इतनी लंबी अवधि तक चार्ज फ्रेम होने का इंतजार करना अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? इस दौरान वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने शिफाउर रहमान के लिए दलील दी कि विरोध प्रदर्शन के लिए पैसे जुटाना अवैध नहीं है और उनके खिलाफ कोई गंभीर वसूली या सबूत नहीं है। उन्होंने साजिश के लिए आपराधिक मनस्थिति और कार्य कारण स्थापित करने पर जोर दिया। वहीं जस्टिस कुमार ने वकीलों से साजिश के आरोपों, यूएपीए की धारा 43D/5 और फैसलों में निहित सिद्धांतों पर सीधे बात करने को कहा। ये सुनवाई 10 दिसंबर को भी जारी रहेगी, जिसमें दिल्ली पुलिस अपनी दलीलें पेश करेगी। बारह राज्यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दरअसल कोर्ट में सनातनी संसद नामक संगठन की तरफ से याचिका दाखिल कर बीएलओ की सुरक्षा की मांग की गई थी और कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन तक राज्य पुलिस अधिकारियों को चुनाव आयोग के अंदर काम करने का निर्देश दिया जाए और प्रक्रिया पूरी होने तक केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की जाए, जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और सीधे पूछ लिया कि क्या पूरे देश की पुलिस आपको दे दें। कोर्ट ने साफ किया कि हमारा उद्देश्य केवल ये सुनिश्चित करना है कि एसआईआर बिना किसी बाधा और हिंसा के पूरा हो, लेकिन अभी तक आप यानी चुनाव आयोग हमारे पास खुद नहीं आए। फिर भी कोर्ट सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए चुनाव आयोग से पूछता है कि देश के अलग अलग राज्यों से उसे कितना सहयोग मिल रहा है और किन किन राज्यों में बीएलओस को धमकी मिल रही है। इसके अलावा इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील ने भी कई दलीलें पेश की। सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने अनुच्छेद 324, 329 का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग की शक्तियों पर बात की। नागरिकता अधिनियम 1955 पर चर्चा की। उन्होंने कोर्ट में बताया कि चुनाव आयोग के पास मुझे वोटर लिस्ट में शामिल होने से रोकने या मुझे लिस्ट से बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप कोई जांच करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन उस जांच का नतीजा आखिरकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। अगर आपको पहली नजर में लगता है कि मैं नागरिक नहीं हूँ तो ये फैसला वही होगा। उसके बाद ही सेक्शन 16/1 के तहत रोक लागू होती है और मेरा नाम हटाया जा सकता है। वहीं केरल में एसआईआर प्रोसेस को 2 हफ्ते और आगे बढ़ाने की मांग को कोर्ट ने ये कहते हुए फिलहाल के लिए टाल दिया कि इस पर 18 दिसंबर के बाद फैसला होगा।